नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की आज हमारी 99वीं क्लास है। दोस्तों, इतिहास में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिल सके। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है मौर्य काल, और मौर्य काल में आज का जो टॉपिक है वो न्याय व्यवस्था और नगर प्रशासन आधारित है। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस NCERT पर आधारित हैं। इसके साथ साथ कई बुक्सों का सहारा लिया गया है। अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये क्लास बेहद उपयोगी है। अगर इसके साथ साथ आप TGT, PGT, हिस्ट्री से UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद उपयोगी है। अगर आप इतिहास को समझना भी चाहें तब भी एक क्लास आपके लिए उपयोगी है। चलिए आइए शुरू करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। दोस्तों, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था समता पर आधारित थे। जैसे आप देखते हैं कि प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को मृत्युदंड से मुक्ति मिली थी। मतलब ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लेकिन अशोका ने इस न्याय व्यवस्था में क्या किया? परिवर्तन किया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी न्याय व्यवस्था में मौर्यकालीन कैसी व्यवस्था थी, नगर प्रशासन कैसा था, हम लोग विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी वाकई में वो अपने आप में अद्भुत थे। क्यों अद्भुत थे? जब आप मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को देखेंगे तो वहां पर सभी के लिए समानता का अधिकार लागू कर दिया गया था। आमतौर पर यह देखा जाता था कि ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त थे। लेकिन मौर्य काल में जब न्याय व्यवस्था लागू की गई, खासकर अशोक के समय में, उसने सबको समान न्याय की व्यवस्था कर दी, यानी समता पर आधारित न्याय व्यवस्था लागू कर दी। चलिए आइए देखते हैं कि मौर्यकालीन में जो न्यायालय थे वो कैसे थे। तो मौर्य काल में जो सबसे छोटा न्यायालय होता था, मौर्य काल में जो सबसे छोटा न्यायालय था वो कौन सा था? ग्राम न्यायालय, यानी गांव का न्यायालय। और यहां पर किसके द्वारा? ग्रामिक। ध्यान रखिएगा, शब्द ग्रामिक आया है का, ठीक है ना। ग्रामिक और ग्राम के जो यानी गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो एक जगह बैठ के गांव के सभी तरीके के वाद विवाद निपटारा करते थे। चाहे वो आपस में लड़ाई झगड़े हों, या खेती पाती का हो, या सिंचाई को लेकर वाद विवाद हो, या बंटवारा जिसको हम दाएं भाग कहते हैं, कोई भी मुद्दा हो, गांव का जो विवाद होता था वो गांव में ही सुलझा लिया जाता था। लेकिन अगर ये विवाद नहीं सुलझते थे तब आप ऊपर के न्यायालय में जा सकते थे। तो मौर्य काल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो न्यायालय था वो कौन सा था? राजा का न्यायालय होता था। किसका न्यायालय? राजा का न्यायालय। और राजा इस किसी भी विवाद या मुद्दे पर अकेले निर्णय नहीं करता था। वो क्या करता था? साथ में पुरोहित का भी सहयोग लेता था और संबंधित मंत्रियों की भी सहायता लेता था ताकि निर्णय को बेहतरीन तरीके से लागू किया जा सके। और सबसे मजे की बात यह है कि गांव का जो न्यायालय था वो सभी प्रकार के विवादों को निपटारा करता था, और जो राजा होता था, राजा भी सभी प्रकार के विवादों को निपटारा करता था। यानी आप ये कह सकते हैं गांव और राजा ये सभी प्रकार के विवादों को क्या करते थे? निपटा देते थे। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी मुद्दे हो सकते हैं जो राज्य से संबंधित हो सकते हैं, तो गांव से ऊपर के न्यायालय में आप क्या है? जा सकते थे। यानी सबसे नीचे कौन सा हो गया? गांव का न्यायालय, और गांव के ऊपर कई ऐसे न्यायालय हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र में एक केंद्रीय न्यायालय था राजा के अतिरिक्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की राजधानी थी, यहां पर एक केंद्रीय न्यायालय था। यानी यहां पर दो न्यायालय थे, राजा का भी न्यायालय था और एक केंद्रीय न्यायालय भी था। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय न्यायालय और ग्राम न्यायालय के बीच
कई सारे न्यायालय थे, ठीक है ना। जब से कोई विवाद गांव का है, ठीक है ना, गांव में विवाद नहीं सुलझा तो वो व्यक्ति गांव से ऊपर का जो न्यायालय होता था वो संग्रहण न्यायालय में जा सकता था। हालांकि ये उल्टा हो गया, गांव से अगर कोई विवाद नहीं सुलझ रहा है तो वो व्यक्ति कहाँ जाता था, संग्रहण न्यायालय। अगर संग्रहण न्यायालय में भी ये विवाद नहीं सुलझते थे तो अगले स्टेप में खारवाटिक के न्यायालय में जाते थे। अगर खारवाटिक में भी विवाद नहीं सुलझते थे तो वो कहाँ जाता था, द्रोणमुख में। और द्रोणमुख में भी विवाद नहीं सुलझता था तो वो कहाँ जाता था, स्थानीय न्यायालय। और नहीं, उसके बाद जनपद न्यायालय, और जनपद न्यायालय के बाद पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। जैसे आज नीचे से लेकर ऊपर तक लोकल जो स्थानीय न्यायालय हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये न्यायालय मौर्य काल में थे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि यहां से लेकर, यानी संग्रहण से लेकर पाटलिपुत्र का जो केंद्रीय न्यायालय थे, यहां पर 2 प्रकार के न्यायाधीश बैठते थे। कितने? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के न्यायाधीश होते थे। एक पहला था दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में कौन से निर्णय दिए जाते थे? निर्णय दिए जाते थे जैसे टैक्स के लेन देन को लेकर, ठीक है ना। और दूसरा न्यायालय कौन था? फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय, ठीक है ना। तो संग्रहण, खारवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद न्यायालय और पाटलिपुत्र का केंद्रीय, इन सभी जगह में 2 प्रकार के न्यायालय थे, फौजदारी और दीवानी न्यायालय। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये बता दिया है, हाँ। और इन सभी में कैसे 2 प्रकार के न्यायालय थे, और इन दोनों में कितने? 3-3 न्यायाधीश बैठते थे, ठीक है ना। पहला कौन था? धर्मस्थीय न्यायालय। इसी को दीवानी प्रकार का न्यायालय भी कहा जाता था। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, धर्मस्थीय न्यायालय में कौन कौन से विवाद आते थे? तो इसमें 2 व्यक्तियों के व्यवहार से उत्पन्न विवाद सुलझाए जाते थे। इसके साथ साथ स्त्री धन के लेन देन या दहेज से संबंधित वाद विवाद, ठीक है ना। इसी में दाएं भाग का मतलब है भूमि का बंटवारा। दाएं भाग का मतलब क्या है? भूमि के बंटवारे से संबंधित मुद्दा कहां पर? धर्मस्थीय न्यायालय में सुलझाए जाते थे। खेत, बगीचे, घर के विवाद, जितने भी सारे विवाद हैं वो कहां पर? धर्मस्थीय न्यायालय में सुलझाए जाते थे। और धर्मस्थीय के जो न्यायाधीश होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको व्यवहारिक या धर्मस्थ कहकर संबोधित किया जाता था। और प्रश्न यही पूछा जाता है कि धर्मस्थ या व्यवहारिक कौन से न्यायाधीश होते थे? तो ये होते थे दीवानी न्यायाधीश। तो ये मौर्य काल के क्या थे? धर्मस्थ या व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी जो दीवानी में बैठते थे। धर्मस्थीय अदालत के सामने पेश करने को साहस कहा जाता था। चोरी, डकैती, लूटपाट से संबंधित मामलों को साहस कहा जाता था। उसके बाद दूसरा, जिसे हम फौजदारी न्यायालय कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय को क्या कहा गया है? फौजदारी न्यायालय। इन न्यायालयों में राज्य और व्यक्ति के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा किया जाता था, और इसी में गबन, चोरी, डकैती, हत्या, राजद्रोह के मामले चलते थे। पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न
कि गबन, चोरी, डकैती, हत्या, राजद्रोह ये मामले कहाँ पर निपटाए जाते थे? तो ये कंटक शोधन में निपटाए जाते थे। और यहाँ का जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है ना? तो पीछे हमने बताया कि प्रत्येक न्यायालय में 3-3 न्यायाधीश बैठते थे, प्रदेष्टि कहलाता था, और 3 अमात्य भी मिलकर इस मुद्दों को क्या करते थे? सॉल्व करते थे। विदेशियों के मामले की सुनवाई के लिए किसके? विदेशियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतें गठित की गई थी। क्यों? क्योंकि उसे इस देश के नियम कानूनों के बारे में नहीं पता था। तो ऐसी अवस्था में उनके लिए क्या किया गया? अलग अदालतें बनाई गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यदि प्रमाण ना मिले तो जल, अग्नि, विष आदि की दिव्य प्रणाली यानी परीक्षण किया जाता था। यानी प्रमाण नहीं मिला तो जैसे आज गीता के पर हाथ रख के शपथ दिलाते हैं, उस समय जल, अग्नि और विष से क्या किया जाता था? इनका परीक्षण किया जाता था। अशोक के काल में 25 अशोक के काल में यानी 25वें साल रज्जुकों को यानी पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में किसको न्यायिक अधिकार दिए गए थे? तो अशोक के शासन के 25वें वर्ष रज्जुकों को न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। कौन से अधिकार? न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। अर्थशास्त्र में भी कानून के 4 अंगों का वर्णन किया गया है, और अर्थशास्त्र में ये जो 4 कानून थे उन्हीं को क्या कहा गया है? चतुष्पाद कानून कहा गया है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में चतुष्पाद कानून का उल्लेख मिला है? तो वो ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। अब वो चतुष्पाद कानून कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले धर्म है। धर्म क्या है? जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर क्या हो? आधारित हो और समय समय पर मान्य हो। ठीक है ना? सार्वभौमिक सिद्धांतों पर क्या हो? आधारित हो और समय समय पर इनकी मान्यता बनी रहे। ठीक है? सार्वभौमिक सिद्धांत का मतलब है जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, सार्वभौमिक सिद्धांत, ये कभी मिटने वाला नहीं है। ठीक है ना? ऐसे सिद्धांतों पर आधारित जो वाद विवाद हैं उनको निपटारा जाता था। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग है, एक कम उम्र का नौजवान है, और गलती ये माना जाता है कि आमतौर पर छोटे से होती है, तो सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि आप गलती मान लीजिए, वो बुजुर्ग है। ठीक है ना? तो ये क्या है? धर्म के आधार पर यहाँ पर। दूसरा था जो 4 अंग हैं उनमें दूसरा है व्यवहार। व्यवहार क्या है? जैसे पहले के न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिया है उसी के आधार पर क्या है? निर्णय कर दिया जाए। आज इनको अभिलेख कहते हैं। जैसे भारत का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये अभिलेखीय न्यायालय हैं। ठीक है ना? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जो निर्णय दिए जाते हैं वो एक तरीके के कानून बन जाते हैं, और उन कानूनों को सुरक्षित रखा जाता है। और सुरक्षित जब रखा जाता है तो जाहिर सी बात है वो आने वाले समय में उसको एक कानून की तरह लागू कर दिया जाता है। उसी तरीके से मौर्य काल में व्यवहार था। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा है चरित्र, यानी परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाता था। रीति रिवाज जैसे ब्राह्मणों को सम्मान मिलता था, ये एक रीति रिवाज था, उनको भी ध्यान में रखा जाता था। चौथा क्या है? राजा की आज्ञा ही कानून का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है ना? राजा ने जो कह दिया वही सही है, चाहे गलत हो या सही हो। यानी राजा की जुबान क्या है? वही कानून है। हालांकि ये कहा गया है कि मौर्य शासक न्याय व्यवस्था को लेकर निरंकुश नहीं थे पूरी तरीके से। वो अपने निर्णयों को देते समय अपने मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह मशवरा भी करता था। ठीक है ना? तो मौर्य साम्राज्य में एक जैसी कानून व्यवस्था लागू हो गई। न्याय व्यवस्था स्वेच्छाचारी
नहीं थी, फिर भी ब्राह्मण और राज परिवार के सदस्यों को क्या है, थोड़ी सी ढील दी जाती थी। क्या रे छोड़ो, गलती हो गई, राजा का परिवार का है। तो राज परिवार के लोगों को इस तरीके से ढील दे दी जाती थी, अरे छोड़ो राज परिवार का व्यक्ति है, उस गलती हो गई होगी। कौटिल्य लिखता है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। कौटिल्य क्या लिखता है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, उन्हें मृत्यु दंड की जगह पे क्या करना चाहिए, देश निकाला या उनको खानों पर कार्य करने के लिए लगा देना चाहिए। देखिए प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को मृत्युदंड से मुक्ति थी, यानी ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो इस पर कौटिल्य ने कहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, उन्हें मृत्युदंड की नहीं देना चाहिए। अगर मान लिया जरूरी भी है कि नहीं इसने बहुत अपराध किया तो देश निकाला दे दीजिए या खानों में काम करने के लिए लगा देना चाहिए, लेकिन मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कौटिल्य को ये लगा कि अगर मृत्युदंड देना ही पड़ा तो क्या करोगे, उसको पानी में डुबा कर मारोगे, ठीक है ना। ये किसने कहा, कौटिल्य ने कहा। कौटिल्य की जो दंड व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। अशोक के काल में दंड व्यवस्था में सुधार हुआ। कैसा सुधार, जैसे जो पुराने कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, और जो जिन कैदियों को मृत्युदंड मिली थी उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी गई। क्या किया गया, 3 दिनों की मोहलत दी गई कि चलिए अच्छा ठीक है, आप को मृत्युदंड मिला है तो आप 3 दिनों तक राहत दिया गया है कि आप अपनी अपील ऊपर के न्यायालय में दायर कर सकते हैं ताकि आपको मृत्युदंड से मुक्ति मिल सके। मौर्य काल में लेकिन दंड व्यवस्था क्या थी, कठोर थी। ये बात ध्यान रखने की बात है। मौर्य काल में जो दंड व्यवस्था थी वो क्या थी, कठोर थी। जैसे कौन कौन से थे, मौर्य काल में मृत्युदंड, अंगभंग यानी हाथ पैर तोड़ देना, काट देना, हाथियों से कुचलवा देना, कारावास जेल में डाल देना, जुर्माना, ये सारे सजाएं क्या थी, लागू थे, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में अंगभंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि आंख फोड़ दो, कान फोड़ दो, मुंह तोड़ दो, दांत तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, ये क्या है, अंगभंग है। वर्तमान में ये लागू नहीं है, ठीक है ना। वर्तमान में मृत्युदंड, कारावास और जुर्माना, ये तीनों लागू है। मौर्य काल में दंड विधान काफी कठोर था। कौटिल्य लिखता है कि अगर पशु हत्या की है तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन से पशु होंगे, तो ऐसे पशु जो राज्य द्वारा संरक्षित नहीं हैं उनकी आप मार सकते हैं। लेकिन अशोका के काल में अशोका ने पशु हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। वो लिखता है कि ये लेख लिखे जाने पर 2 मोर और 1 मृग, या 1 मृग 2 मोर हैं, ऐसे ही है, दोनों में से 2 या 1 का अंतर हो सकता है, कि हत्या की जाएगी पाकशाला के लिए, लेकिन हर समय नहीं, यानी आने वाले समय में क्या है वो भी बंद कर दिया जाएगा। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार था वो था न्याय प्रशासन के क्षेत्र में सुधार था। चतुर्थ स्तंभ से ज्ञात होता है कि उसने न्याय क्षेत्र में क्या किया था, दंड समता एवं व्यवहार समता के सिद्धांत लागू किया था। अब इस बात को समझिए कि दंड समता और व्यवहार क्षमता क्या है, ठीक है ना। अब दंड क्षमता यानी समान दंड देना, और व्यवहार समता क्या है, सभी के लिए बराबर दंड लागू करना। जैसे मौर्य काल या प्राचीन भारत कह लें तो प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और आपने अभी पीछे कौटिल्य के सिद्धांतों को भी पढ़ा। कौटिल्य भी कहता है कि इन्हें मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, या तो अगर देना है अपराधी ही है तो उसे देश निकाला कर दो या खानों में कार्य करने को लगा दो। अगर बहुत ज़्यादा है कि नहीं अब इसने बहुत उदंडता की है, अब इसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, तो कहा कि ब्राह्मणों को पानी में डुबा कर मारो।
लेकिन अशोका जब अपने शासन काल में उसने क्या किया, ब्राह्मणों को जो मृत्युदंड से एक तरीके से मुक्ति मिली हुई थी उसको क्या किया, बराबर कर दिया। और शायद यही कारण है कि ब्राह्मण अशोक से क्या हो गए, नाराज हो गए कि अगर कोई भी अपराध करेंगे तो निश्चित रूप में दंड व्यवस्था बराबर है और लागू हो जाएगी। धौली लेख में नगर व्यवहारिकों को मध्य मार्ग की नीति का अनुसरण करने, यानी मध्यम मार्ग की नीति का अनुसरण करने के लिए कहा और कुछ दोषों से मुक्त रहने को कहता है। ठीक है ना, दोष होगा, दोष तो लिख दिया। आगे देखते हैं। अशोक प्रति 5वें वर्ष न्यायाधीशों के कार्यों की जांच करने के लिए महामात्यों का दौरे पर भेजता है कि जो न्यायाधीश है, जो निर्णय का काम कर रहे हैं, उनको प्रत्येक 5 साल में क्या करें, उनके जांच किया जाना चाहिए। ग्रामों के जो न्यायालय थे, गांवों के न्यायालय थे, वो मौर्य काल का सबसे छोटा न्यायालय था। मेगास्थनीज भी कहता है कि मौर्य काल में अपराध की घटनाएं कम होती थी, लोग क्या थे, ईमानदार थे। ये बात कौन बताता है, मेगास्थनीज बताता है। तो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी वो समाप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, यानी मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था। तो नगर प्रशासन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, हालांकि केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, उन सब के बारे में बात कर लिया लेकिन यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, नगर का प्रशासन, यानी कई ऐसे नगर थे तो वहाँ की क्या भूमिका थी। नगर प्रशासन के संदर्भ में मेगास्थनीज का विवरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर नगर में ही रहा। नगर के प्रमुखों को एस्ट्रोनोमोई कह के संबोधित किया गया। क्या कह के संबोधित किया गया है, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है ना, कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में नगर प्रविधि अध्याय ही एक लिखा है, नगर प्रविधि अध्याय, और इसमें नगर प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, नगर के प्रशासन का प्रमुख क्या कहलाता था, नागरिक कहलाता था, या इसी को पुरमुख यानी पुर किला कह सकते हैं, किले का मुखिया भी कहा जा सकता है। ठीक, मेगास्थनीज ने पॉलीबोथ्रा अर्थात पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन की विस्तृत जानकारी दी। प्रश्न पूछा जाता है कि नगर प्रशासन की सबसे बेहतरीन जानकारी किसने दिया है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं माना जाता है यहां पर क्या माना जाता है, मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कौटिल्य कहता है, मेगास्थनीज कहता है प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति थी और 5 सदस्यों वाली करीब 6 उप समितियों को इसमें विभक्त किया गया था। इन समितियों के बारे में पूछा जाता है कौन समिति किस काम में आती थी, तो पहला है शिल्प कला समिति। पूछ लिया जाता है शिल्प कला समिति का क्या योगदान है, क्या कार्य करता था। तो ये सड़कों का निर्माण करते थे, भवनों का निर्माण करते थे, शिल्प उद्योग की देखभाल करते थे। क्या करते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सड़कों का निर्माण करते थे। ठीक है ना, भवन, शिल्प उद्योग, इन सब की देखभाल भी करते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विदेश समिति के बारे में। विदेश समिति, यह इसी को द्वितीय समिति भी कहा गया है। यह विदेश से आने वाले व्यक्तियों पर क्या है, देखभाल करना कि कौन राज्य में आया, क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियां क्या है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना और नज़र रखना कि कहीं ये चोरी डकैती या राज्य का भेद तो लेने नहीं आया है या आपस में लड़वाने के लिए तो नहीं आता है। तो विदेश समिति का जो काम था वो क्या था, विदेश से आने वाले लोगों पर नज़र रखना है। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या समिति और मर्दमशुमारी। क्या कहा गया है, मर्दमशुमारी। ये कहा जाता है कि दुनिया में जनसंख्या का अगर लेखा जोखा किसी ने अगर रखा है तो मौर्यों ने रखा है। और तो सबसे महत्व बात यह है कि इसने न केवल टैक्स के लिए जनसंख्या का विवरण तैयार किया बल्कि उनके कल्याण के लिए जनसंख्या को विवरण तैयार करवाया। तो देखते हैं ये नगर में जन्म और मृत्यु का क्या है, लेखा जोखा रखते थे। कौन, मौर्य।
यानी जनसंख्या जो समिति थी वो क्या करती थी कि कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इन सब का विवरण रखते थे। विश्व की प्रथम संस्था थी जिसने क्या किया, जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए। यानी इससे पहले कोई भी संस्था नहीं थी जो क्या करे, जनसंख्या के विवरण को तैयार करे। लेकिन मौर्यों ने क्या किया, ये काम किया। तो ये केवल जन्म मरण करों के लिए ही नहीं था, बल्कि क्या था, इसलिए रखा जाता था कि सरकार ये पता लगा सके कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने बच्चों का जन्म हुआ और उनमें कौन कौन सी योजनाएं कल्याणकारी लागू की जा सके। उद्योग व्यापार समिति क्या थे, अगला था उद्योग व्यापार समिति, और ये प्रथम समिति थी। इन समितियों का क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। उद्योग में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, कि कोई घटिया वस्तु निर्माण करके तो नहीं बेच कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, तो ये उद्योग समिति क्या करती थी, वो वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करता था। और ये भी नहीं होता कि आप बहुत अधिक मूल्य निर्धारण कर दो, और यही क्या करता था, मूल्यों का निर्धारण करता था। तो एक तरीके से देखा जाए कि मौर्य काल में जो व्यवस्था थी बहुत बेहतरीन थी। यदि आदि अर्थशास्त्र के कार्य पर्याय अध्यक्ष करता था, ठीक है ना। ये पूरा ब्यौरा व्यवस्था कौन सुलझाता था, तो वो था पर्याय अध्यक्ष। उसके बाद अगला है वस्तु विनिमय समिति, या इसी को छठी समिति कहा गया। कौन सी, वस्तु विनिमय समिति या छठी समिति। इसका प्रमुख कार्य था विक्रय की जांच करना और इस बात का ध्यान रखना कि नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर आपस में तो नहीं बेचा जा रहा है, कि लाभ प्राप्त करने के लिए पुरानी महंगी हो और नई सस्ती हो, दोनों को मिलाकर वो लाभ प्राप्त कर रहा हो। अगर ऐसा किया रहा है तो 1/10 भाग कर लिया जाता था, चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। उसके बाद आता है कर निरीक्षण समिति। इसका कार्य नगर के व्यापारियों के और शिल्पियों के चोरी को रोकना, क्रय विक्रय के व्यवस्था करना, और उसका 10वां हिस्सा क्या है, कर के रूप में वसूल किया जाता था। और इस कर से बचने वाले को क्या है, मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज भी ये लिखता है कि पाटलिपुत्र कहाँ पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। कौटिल्य कहता है, मेगस्थनीज ये कहता है कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था, और इस नगर की जो लंबाई थी वो 8.5 मील लंबा और 1.33 मील क्या है, चौड़ा था। और सबसे मजे की बात है 600 फीट चौड़ी चारों ओर बाउंड्री बनाई गई थी और 30 हाथ गहरी किले के चारों तरफ खाई खोदी गई थी, यानी कोई भी आसानी से किले तक नहीं पहुंच सकता था। मेगस्थनीज ने नगर अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कह के संबोधित किया है। एग्रोनोमोई के बारे में बात करते हैं, ये अधिकारी नगर में होते थे और सड़क और भवन का निर्माण करते थे। अर्थशास्त्र का जो मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था, नगर के मुख्य अधिकारी को नागरिक कहा जाता था या नागरिक कहा जाता था। नगर वार्डों में बटा होता था, जैसे आज भी कई वार्डों से मिलाकर क्या है, नगर तैयार करा जाता था, और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, स्थानिक कहा जाता था। वहाँ कई पारिवारिक करों में बटा था, जिसका अध्यक्ष गोप कहलाता था। देखिए, अशोक ने अपने प्रशासन में बेहतर सुधार किया, क्योंकि वो जानता था कि प्रशासनिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अशोक द्वारा जिले में प्रशासन को क्या किया गया था, सुधार किया गया था। अशोक ने क्या किया था, जिले के प्रशासन में सुधार किया था। जिला, जनपद, स्थल
ये मौर्य अधिकारियों का जो है एक क्रम बनता था, यानी प्रादेशिक, उसके बाद रज्जुक और उसके बाद युक्तक। चूंकि इन अधिकारियों के अशोक क्या करता है, नियुक्ति करता है। प्रादेशिक आधुनिक संभागीय आयुक्त, जिसको हम डिविजनल कमिश्नर के रूप में क्या है संबोधित करते हैं, और रज्जुक जो है ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ होती थी। पूछा जाता है कि ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, रज्जुक को कहा गया है। आमतौर पर ग्रामीण प्रशासन के लिए गोप शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ के बारे में बात कही जाती है तो वो नाम क्या आता है, रज्जुक आता है। मौर्य काल में अनुसंधान शब्द आता है। तो ये अनुसंधान क्या है, इसमें प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक, इनका जो पंचवर्षीय दौरा होता था, 5 सालों के दौरा होता था, उसी को क्या कहा जाता था, अनुसंधान कहा जाता था। जनपद तथा ग्राम के बीच प्रशासन के माध्यमिक स्तर पर करों की वसूली के लिए स्थानिक संपन्न करता था, और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण कहलाता था। तो इस तरीके से आपका मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था और ग्राम प्रशासन क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों अगले टॉपिक पे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।